अस्सलाम वालेकुम, GTV के साथ मैं हूं जवेरिया अली और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं साजिद हसन। न्यूज़ एट 9 में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग पर FIA का अहम इकदाम। चेयरमैन PTI इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक नया पाकिस्तान के नाम से बैंक अकाउंट खोला गया जिसमें $21 लाख मौसूल हुए। मुल्जिमान ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। FIR में नामजद मुल्जिमान में निजी बैंक का मैनेजर भी शामिल है। PTI पर बैरून मुल्क से ममनुआ फंड जमा कराने का इल्जाम। इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ एक और मुकदमा। FIA कॉर्पोरेटिंग बैंकिंग सर्कल में दर्ज FIR में चेयरमैन PTI इमरान खान, सरदार अजहर तारिक, सैफुल्लाह नियाजी, सैयद यूनुस, आमिर कियानी, तारिक शेख, तारिक शफीक को मुल्जमान के तौर पर नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक तहरीक इंसाफ का निजी बैंक में अकाउंट था और मुल्जमान इस बैंक अकाउंट के बेनिफिशरी हैं। मुल्जमान ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। FIR में नामजद मुल्जिमान में निजी बैंक का मैनेजर भी शामिल है। FIR के मतन के मुताबिक नया पाकिस्तान के नाम पर बैंक अकाउंट बनाया गया। बैंक मैनेजर ने गैर कानूनी बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की इजाजत दी। इस बैंक अकाउंट में अबराज ग्रुप ऑफ कंपनी से $21 लाख आए। विटन क्रिकेट क्लब से 2 मजीद अकाउंट से रकम वसूल हुई। निजी बैंक के सरबराह ने मुश्तबा गैर कानूनी तफसीलात में मदद की है। हुकूमत ने PTI के मुमकिन लॉन्ग मार्च को रोकने के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना ने 41 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने मुमकिन लॉन्ग मार्च और धरने में अमन अमान बरकरार रखने के लिए फंड्स मांगे हैं। काबीना इजलास में साइफर गुमशुदगी और मुबैना ऑडियो लीक से मुतालिक जारी तहकीकात पर भी गौर किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने हुकूमत पर जाली वीडियोस बनाने का इल्जाम लगा दिया। ननकाना साहब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि चोर मुझे गंदा करने के लिए डीप फेक वीडियोस तैयार कर रहे हैं। चैलेंज करता हूं, ये जो मर्जी कर लें, अवाम के इनकलाब को नहीं रोक सकेंगे। आप सब तैयारी करें, मैं आपको कॉल दूंगा। ये सारे चोर जमा होके हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। गंदी गंदी वीडियो, वो डीप फेक वीडियोस मैं भी आपको दिखाऊंगा। मैं अदालत में जा रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके घर की जो सिक्योर लाइन थी, किसने उसकी टेप की और फिर लीक कैसे हुई। इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो साइफर को उठा लिया और कहते हैं कि इस पे कमीशन बैठेगी। ये तो आपने जबरदस्त काम किया। कमीशन बनेगी, हमारे ऐसे जजेस जो कि जिनकी क्रेडिबिलिटी है, और इंशाल्लाह वो कमीशन बनेगी। ये जो भी करें समझ जाए, ये आप, मैं चैलेंज करता हूं, जो भी आप करेंगे आप नहीं रोक सकते इस सलाब को। ये जो पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है, कोई नहीं रोक सकता। मेरा चैलेंज है आपको। फॉरेन फंडेड फितना सुबह दोपहर शाम सिर्फ झूठ बोलता है। इमरान खान अपना कद बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ का नाम लेते हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कप्तान को आड़े हाथों ले लिया। बोलियां ऑडियो लीक पर JIT बन चुकी, इमरान खान वहां पेश हों। फॉरेन फंडेड फितना जो कि झूठा शख्स है, जो सुबह दोपहर शाम सिर्फ झूठ बोलता है। आज जो नवाज शरीफ का नाम लेते हो अपना कद बढ़ाने के लिए कि वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक हो गई, मैं अदालत जा रहा हूँ। किस बात पे अदालत जा रहे हैं आप? JIT तो बन गई है, आपने तो JIT में पेश होना है। एक सदर ने कहा कि कोई बैरूनी मुल्क साजिश नहीं हुई। मैं इस बयानिए से अग्री नहीं करता। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ये मशहूर ज़माना शेर तो आपने सुना ही होगा। ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तानी सियासत के मैदान में। पहले हुक्मरान इत्तेहाद ने इमरान खान पर तोशाखाना रेफरेंस बनाया और अब PTI ने हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल अहम जमात यानी कि पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
ईंट का जवाब पत्थर से। इमरान खान पर तोशा खाना रेफरेंस के जवाब में पीटीआई ने आसिफ जरदारी पर रेफरेंस दायर कर दिया। तोशा खाना का इल्म अवाम को उस वक्त हुआ जब हुक्मरान इत्तेहाद ने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में एक रेफरेंस फाइल किया, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम गैर मुल्की मेहमानों से मिलने वाले तहाइफ कम कीमत अदा करके अपने पास रख लिए, बाद अज़ा इन तहाइफ को बेच दिया, मगर गोशवारों में इलेक्शन कमीशन को इन तफसीलात से आगाह नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस रेफरेंस पर फैसला महफूज कर रखा है। अब पीटीआई ने जवाबी वार करते हुए साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करा दिया है। पीटीआई की जानिब से जमा कराए गए रेफरेंस में कहा गया है कि आसिफ जरदारी ने गिलानी दौर में तोशा खाना से 3 गाड़ियाँ ली। वो बहैसियत सदर तोशा खाने से गाड़ियाँ लेने के अहल नहीं थे। कानून की खिलाफ वर्जी पर आसिफ जरदारी को नाअहल करार दिया जाए। हाशिम डोगर के वज़ीर दाखिला पंजाब के ओहदे से इस्तीफे की पस पर्दा कहानी सामने आ गई है। जराये के मुताबिक हाशिम डोगर ने पार्टी के प्रेशर में आकर इस्तीफा दिया है। हाशिम डोगर ने बतौर वज़ीर दाखिला बयान दिया था कि पंजाब हुकूमत लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं होगी। पीटीआई के सोशल मीडिया पर कुछ रोज कबल हाशिम डोगर के खिलाफ बाकायदा मुहिम भी चलाई गई थी। नए वज़ीर दाखिला के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर में मुशावरत करेंगे। मुल्क भर में ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध और वफाकी हुकूमत की जानिब से इल्तिवा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसला किया गया कि तमाम कौमी और सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को होंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात भी शेड्यूल के मुताबिक 23 अक्टूबर को ही कराए जाएंगे। खुरम में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल के बायस ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने एतराज़ उठा दिया। रेहान हाशमी कहते हैं कि मौजूदा हालात में इंतखाबी मुहिम चलाना आसान नहीं है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराते वो जमहूरियत के दुश्मन हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के साथ सियासी जमातों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहे हैं। 23 अक्टूबर को होने वाले मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन पर हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया। कहा शहर के मसाइल बहुत बढ़ चुके, इंतखाबात का अल्तवा कराची के शहरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये नहीं करना चाहिए था कि एक कंफ्यूजन पैदा करके रखा और इससे सबको नुकसान हुआ है। हुकूमत तो अपनी हुकूमती हथकंडों से अपने असरात बना लेती है, लेकिन जो बाकी पार्टियां या पॉलिटिकल वर्कर होते हैं और जिस तरह की सूरत हाल से शहर इस वक्त दो चार है, जिस कस्म कुर्सी के आलम में है, जमात इस्लामी के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं लोगों के पास। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा रेहान हाशमी बोले मौजूदा हालात में इंतखाबी मुहिम चलाना आसान नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात जो कि 3 महीने के अंदर हो जाने चाहिए थे नहीं हुए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाह रही, उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज मौजूद नहीं है और इलेक्शन कमीशन अगर कर रहा है तो ये किस तरह बैलेंस करेंगे आप, तो गैर शफाफ हो जाएगा अमल। कराची में उधड़ी सड़कों और बर्बाद सीवरेज के निजाम से आवाम परेशान है, चाहते हैं जल्द बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होकर उनके मसाइल हल करें। और कामरान टसोरी की बतौर गवर्नर सिंध एंट्री। जराये के मुताबिक फारूक सत्तार समेत कई अहम शख्सियात की एमक्यूएम में मशरूत वापसी के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल इबाद खान साइलेंट मोड से एक्टिव मोड पर जाने को तैयार हैं। क्या दीगर तफसीलात है जान लेते हैं एंकर पर्सन सना हाशमी से जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सना, कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं जो मुत्तहदा में वापस आ रही हैं, उनकी वापसी किन शराइत पर होने का इम्कान है, और ये भी बताइएगा कि आने वाले दिनों में इशरत उल इबाद खान का मुत्तहदा में कोई किरदार आपको नजर आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जराये के मुताबिक 2-3 चीजें कंफर्म हुई हैं। नाम मैं यहाँ नहीं ले सकती हूँ कुछ वजूहात के बिना पर, लेकिन जो एक्टिव मोड्स हैं जिनके बारे में बात हो रही है, जनाब साबिक गवर्नर इशरत उल इबाद खान साहब वो एक्टिव वैसे तो नजर नहीं आ रहे लेकिन वो एक्टिव हैं बहरहाल। और मेरे जराये के मुताबिक इस वक्त चेक भी किया जा सकता है, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है जो कामरान टसोरी की वापसी हुई है। मैं नाम शायद यहाँ पर इस हद तक जरूर कह सकती हूँ कि मेरे जराये ने कहा है कि फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि मैं तो इतना जहां दीदा था कि मैं सेनेट में एक सेनेटर की हैसियत से कामरान टसोरी को लाना चाहता था, लेकिन मौजूदा जो लोग हैं वो इतने जहां दीदा हैं कि उन्होंने 4 गवर्नर जो लगाए जाते हैं, इससे पहले 5 भी हैं,
तो उसमें से अब एक नाम जो है वो कामरान चिस्तोरी साहब का है। ये कितना लॉन्ग रन होगा शायद ये देखना, लेकिन ये चेहरे शफाफियत के साथ वापस आ रहे हैं और बिगर पिक्चर जो है उसके लिए काम हो रहा है। इनसाइड स्टोरी जो हमें मिली है वो यही है कि शायद एक बिगर पिक्चर है जिसको अभी देखने के लिए कुछ मजीद एलिमेंट्स या मजीद कैरेक्टर्स जो हैं वो सामने आने के इम्कानात हैं। हो सकता है गवर्नर साबिक जो है इशरत अली बादशाह वो वतन वापस ना लौटें, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की अगर मुत्तहदा में वापसी होती है तो बताया जा रहा है कि एक बड़े पैमाने पर वादे वईद मशरूत चीजों के साथ ये वापसी होगी और उस वापसी के एलिमेंट में कई और चेहरे जो माजी या आप समझ लें मंजर में थे और अब पस मंजर में है वो दोबारा आपको मंजर में दिखाई देंगे। तो चेहरे पस मंजर में थे, अब उनके मंजर पर आने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। एंकर पर्सन सना हाशमी हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया सना। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा ने मुलाकातें की और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुस्लिम वर्ल्ड बैंक के सेक्रेटरी जनरल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स किंगडम ऑफ सऊदी अरब के सदर शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा ने रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर्स में सिपा सालार से मुलाकात की। सिपा सालार से बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी GHQ में मुलाकात की। क्रिस्टियन टर्नर ने पाकिस्तान में सैलाब और इससे होने वाली तबाही पर दुख का इजहार और मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत की। ऑल बुलेटिन में अब आपको बताएं कि IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ेगी, शरह नमू का हदफ हासिल नहीं होगा। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.4% हो सकती है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.2% थी। IMF ने रवा माली साल माशी ग्रोथ 3.5% रहने की पेशगोई कर दी है। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई की शरह 19.9% रहने का इम्कान है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 2.5% तक जा सकता है। हुकूमत ने मुल्क की मईशत का भिट्टा बिठा दिया है। आउटलुक की रिपोर्ट चीख चीख कर कहती है कि मौजूदा हुकूमत माशी सूरत हाल को समझने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद हसन ने कहा कि बरामदात खत्म और बेरोजगारी में इजाफा हो गया और शहबाज शरीफ के पास मौजूदा सूरत हाल से निकलने का कोई मंसूबा मौजूद नहीं। और अब यह खबर है कि गैस अब सिर्फ 6 घंटे के लिए मिलेगी। खाना बनाने में देर की तो भूखा ही रहना पड़ेगा। मुल्क भर में 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक गैस की लोड शेडिंग का आगाज करने पर गौर शुरू हो गया है। सुई सदरन गैस कंपनी ने लोड शेडिंग की खबर की तस्दीक ना कर दी, मालूमात की तरदीद की जान छुड़ा ली। ना गर्मी में आराम है, ना सर्दी में चैन। घंटों बिजली की लोड शेडिंग से परेशान पाकिस्तानियों को गैस की लोड शेडिंग का तोहफा देने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। SSGC ने 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक गैस की फराहमी महदूद करने पर गौर शुरू कर दिया। शहरी फैसले पर फट पड़े। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब घरेलू खवातीन जो है वो परेशान होती है, खाना पकाने को बैठी हुई होती है, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुबह का खाना जो है वो तीनों टाइम का खाना सुबह ही बना लें। फिर तो लकड़ियाँ ला के जलानी पड़ेगी या कोयला ले लेंगे। गैस फराहम करने वाली कंपनियों ने नाश्ते, दिन और रात के खाने के औकात में ही गैस देने का इंदिया दे दिया। 24 में से सिर्फ 6 घंटे गैस लाइनों में आएगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ पहले ही गैस का बंदोबस्त न होने की खबर दे चुके हैं। 24 अरब डॉलर की हमने अखराजात किए हैं। गैस तो हमारी जो बसात से बाहर है, इतनी महंगी हो चुकी गैस कि उसको हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गैस का इंतजाम न हो सका। सुई सदरन गैस कंपनी ने लोड शेडिंग की तस्दीक की न तरदीद। सोशल मीडिया पर चलने वाली मालूमात की सोशल मीडिया पर तरदीद करके जान छुड़ा ली। वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने गैस कंपनियों को खाने के औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। जराये के मुताबिक शेड्यूल में तब्दीली के बाद लोड शेडिंग का ऐलान किया जाएगा। सवात से ताल्लुक रखने वाली नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कराची में गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज अजीजाबाद का दौरा किया है। दौरे के दौरान मलाला यूसुफजई को तालीम के फरोग के हवाले से कॉलेज इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में पाकिस्तान में तालीमी इदारों को मजीद तेज तर करने के हवाले से बातचीत की गई। मलाला यूसुफजई के साथ गुलकार शहजाद राय और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं।
कॉलेज में दौरे के दौरान पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मलाला यूसुफजई कल जिला दादू के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगी। खबर को दे, डेरा इस्माइल खान की रिहायशी जैतून बीबी को 46 बरस के बाद विरासती हक मिल गया। अदालत ने जैतून बीबी के वालिद की जायदाद में हिस्सा तस्लीम करते हुए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भाइयों की अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि भाइयों ने कभी बहन को जायदाद गिफ्ट दी है, हर बार बहन ही क्यों गिफ्ट दे। तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में डेरा इस्माइल खान की रिहायशी जैतून बीबी के वारसती हुकूक से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। समाअत में दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि बहनों ने अपना हिस्सा भाई को तोहफे में दे दिया था। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जब तोहफा दिया गया इस वक्त बहनें कम सिन थी, कम उम्र बहन कैसे भाइयों को जायदाद तोहफे में दे सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जब बहन नाबालिग थी तो भाइयों ने कैसे बहन से सारी जायदाद ले ली। भाई वालिद की वफात के बाद 1976 से बहनों की जायदाद पर काबिज थे। जैतून बीबी ने जायदाद में हिस्से के लिए 2005 में सिविल कोर्ट में केस दायर किया। दरखास्त पर 2012 में सेशन अदालत, 2017 में पेशावर हाई कोर्ट ने खातून के हक में फैसला दिया। खातून के भाइयों ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। मर्दान के इलाके बख्शाली गुजरात में शकील कल्ब शख्स ने बेटे, बहू और 3 पोते पोतियों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उस्मान गनी ने घर में झगड़े के दौरान फायरिंग कर दी। वाक़े की इत्तला मौसूल होने पर रेस्क्यू और मेडिकल टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक अफराद में 29 साला फरहान, 25 साला खातून, 12 साला अफजल, 7 साला रोहेल और 6 साला अलीना शामिल है। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि लबनान और इसराइल के बहरी हुदूद के तनाज़े पर मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अमरीकी मसाहलत से तय पाने वाले माहदे को तारीख़ी माहदा करार दिया जा रहा है, जिस पर 10 बरस से तनाज़ा था। मुज़ाकरात के बाद अमरीका इसराइल गठजोड़ की बिना पर कारिश गैस फील्ड पर इसराइल का आज़ादाना कंट्रोल तस्लीम कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब काना गैस फील्ड्स पर इसराइल और लबनान दोनों ममालिक का हक तस्लीम किया जाएगा। मुमकिन मुआहदे के मुताबिक लबनान को काना में कुदरती गैस की तलाश की इजाज़त इसराइल को माली मुआवजे से मशरूत होगी। इसराइल इसी बरस कारिश गैस फील्ड से यूरोप को गैस बरामद करने का ऐलान कर चुका है। बदतरीन बहरान का शिकार लबनान फ्रांसीसी तेल कंपनी टोटल से काना गैस फील्ड पर गैस की तलाश के लिए मुज़ाकरात भी कर रहा है। खबर आपको देंगे, अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में तनाव बढ़ने लगा है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने सऊदी अमरीकी ताल्लुकात में खिंचाव की तस्दीक कर दी। CNN को इंटरव्यू देते हुए तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी कर रहे हैं और इसी हवाले से अमरीकी सदर ने अहम मुशावरत शुरू कर दी है। जो बाइडन को OPEC इजलास के फैसले पर मायूसी हुई। Obviously disappointed by the OPEC decision and is going to be willing to work with Congress as we think about what the right relationship with Saudi Arabia needs to be going forward. और अब खबर यह है कि स्पेन में बुलंद तरीन इंसानी मीनार बनाने का खतरनाक मुकाबला हुआ। कैटेलियन रिवायत के मुताबिक होने वाले मुकाबले में मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान 71 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं। इंसानी मीनार बनाने के मुकाबले में रवा साल 11,000 शायकीन मौजूद थे। मुकाबला मुनक्किद करवाने वालों ने फातेह टीम के लिए 16,000 यूरो की रकम का ऐलान किया था। खेल के मैदान से खबर यह है कि बॉलिंग चली ना बैटिंग, कीवीज ने शाहीनों को बासानी काबू कर लिया। सहमुल की T20 सीरीज के चौथे मैच में बाबर 11 को 9 विकेटों से शिकस्त। मेजबान टीम ने 131 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर में हासिल कर लिया। फातेह टीम के फिन हेलन 62 रन बनाकर नुमाया रहे। डेविन कॉनवे ने 49 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ शादाब खान 1 विकेट हासिल कर सके। इससे पहले कौमी टीम पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटें खोकर 130 रन बनाए थे। कौमी टीम 8 साल के बाद पहली मरतबा 20 ओवर्स में एक भी छक्का ना लगा सकी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में कोई छक्का ना लगाने वाली पहली टीम भी बन गई।
मर्द तो हार गए मगर खवातीन ने लाज रख ली। T20 विमेन एशिया कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। श्रीलंकन टीम के 113 रन के हदफ को पाकिस्तानी टीम ने 7 बॉलर्स पहले ही हासिल कर लिया। सनसनीखेज मैच के आखिरी लम्हात में पाकिस्तान की आयशा नसीम ने लगातार 2 छक्के लगाकर अपनी टीम को जितवाया। निदा डार 26 रन बनाकर नॉकआउट रही और आलिया रियाज ने 20 रन बनाए। उमैमा सुहेल को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान सेमीफाइनल 13 अक्टूबर को खेला जाएगा। और दुबई को बिजली से चलने वाली पहली फ्लाइंग कार मिल गई। चीनी कंपनी की तैयार करदा फ्लाइंग कार में 2 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ने वाली फ्लाइंग कार 2025 में दुबई के शहरियों की दस्तरस में होगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। आप देखते रहिए GTV।